तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं। अभी तक मैं अपने जो है विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ चुके हैं पूरा, लगभग फिजिक्स का जो भी चैप्टर था वो हम पूरा पढ़ा चुके हैं। अब लास्ट में बता देंगे कौन कौन चैप्टर हम क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा का एक टॉपिक बच गया था, मात्र क्या क्या कहते हैं, विद्युत धारा के प्रभाव क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। पहला देखेंगे विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो देखिए विद्युत धारा के प्रभाव में आता है, पहला होता है उष्मीय प्रभाव। जैसे कि विद्युत धारा जब फ्लो करता है तो उससे हम गर्मी का महसूस करते हैं, ठीक है। तो गर्मी जो महसूस करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा जब किसी तार से होकर गमन करता है, किसी तार से होकर जाता है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय बल जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अगला है रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा के कितने प्रभाव होते हैं, 3 प्रभाव होते हैं, ठीक है। पहला होता है विद्युतीय प्रभाव, पहला होता है जो उष्मीय प्रभाव, फिर आता है दूसरा कौन सा, तो दूसरा आता है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा आता है रासायनिक प्रभाव। उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। यदि इंग्लिश में कहेंगे तो उष्मीय प्रभाव को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव को मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं और रासायनिक प्रभाव को हम केमिकल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं उष्मीय प्रभाव में क्या क्या होता है और उष्मीय प्रभाव में क्या क्या हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उष्मीय प्रभाव का जनरल मीनिंग होता है जब हम किसी भी वस्तु के अंदर से विद्युत का प्रवाह करवाएंगे, जब किसी भी वस्तु के द्वारा हम विद्युत का प्रवाह करवाएंगे तो उसके अंदर जो उष्मा उत्पन्न हो जाना, उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाना, उष्मा का उत्पन्न हो जाना, क्या कहलाता है, उष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाएगा, उष्मीय प्रभाव। किसी भी विद्युत के अंदर जब हम किसी भी वस्तु के अंदर, किसी धातु के अंदर जब हम उष्मा विद्युत का प्रवाह करेंगे, मतलब विद्युत का फ्लो करवाएंगे, तो उसके अंदर हीट का जनरेशन हो जाना, गर्म हो जाना, उसको हम कहते हैं उष्मीय प्रभाव। अब ये कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमको, जब हम आयरन करते हैं घर में, हीटर क्या कहते हैं, प्रेस करते हैं आयरन, ठीक है। तो कपड़े में जब आयरन करते हैं तो जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं कुछ देर के बाद आयरन गर्म हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। किसके अंदर होता है, तो विद्युत प्रेस के अंदर होता है। पहला किसमें अंदर होता है, विद्युत प्रेस के अंदर होता है। उसका हीटर जिसपे हम कभी खाना बनाते हैं, या फिर रूम हीटर होता है हमारा, उसके अंदर भी, या फिर वाटर हीटर होता है जिसको हम गीजर भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी होता है जो उष्मा का प्रभाव करता है। जब इससे होकर के विद्युत का प्रवाह होता है तो वो क्या होता है, हीट जनरेट करता है। अब हीट काहे जनरेट करता है ये भी देखेंगे। अब अगला क्या है, बल्ब। विद्युत बल्ब जो होता है जब उसको हम जलाते हैं, विद्युत बल्ब को जब हम जलाते हैं, पहले हमारे पास एक फिलामेंट का ट्यूब आता था, ठीक है, येलो कलर वाला, जिसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता था। तो वो वाला जब बल्ब जो होता है वो बहुत ज्यादा हीट करता था, ठीक है। अब कोई जैसे ठंड का मौसम आता था तो उसमें बड़ा 200 वाट वाला जो बल्ब होता था वो आदमी रूम में लगा दिया, हीटर का काम करता था, इतना ज्यादा गर्म होता था, ठीक है। अभी का तो एलईडी हो गया, 9 वाट का आने लगा, 5 वाट का आने लगा, 6 वाट का आने लगा, 7 वाट का, 9 वाट का, ठीक है। अब क्या, उसके बाद फ्यूज। विद्युत धारा को जो गमन करवाते हैं उसके बोर्ड में एक देखते होंगे आप, फ्यूज बॉक्स छोटा सा लगा होता है, ठीक है। या फिर आपका जो घर होता होगा, घर में जहाँ पे विद्युत का सप्लाई आ रहा होता है बोर्ड से, वहां पे देखते होंगे बोर्ड में एक क्या कहते हैं, सर्किट बॉक्स होता है, उसके अंदर फ्यूज लगा होता है बड़ा सा, ठीक है। तो फ्यूज भी क्या होता है, वो भी हीट जनरेट करता है। जब उससे कुछ दूर विद्युत का प्रवाह होता है, जब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवाह होने लगता है हाई क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, तब वो क्या होता है, मेल्ट कर जाता है। कैसे मेल्ट करता है, अत्यधिक गर्म होने के कारण। फ्यूज कैसे मेल्ट करता है, अत्यधिक गर्म होने के कारण, अत्यधिक गर्म होने के कारण। क्योंकि फ्यूज का तार जो होता है वो पतला तार होता है। फ्यूज का तार कैसा होता है, फ्यूज में जो वायर लगा होता है वो एक पतले वायर होते हैं, ठीक है। इस फ्यूज में पतला वायर इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि जब वायर पतला होगा तो उसमें विद्युत का जो प्रवाह होगा तो हाई, जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा तो वो तार जो होता है गर्म होकर के मेल्ट कर जाएगा, मतलब पिघल जाएगा, ठीक है। और जो विद्युत का प्रवाह होता है वो टूट जाएगा। जब तार पिघल जाएगा तो प्रवाह तो नहीं हो पाएगा। तो फ्यूज में कैसा तार यूज करते हैं, पतला तार करते हैं। विद्युत के फ्यूज में कैसा तार का यूज करते हैं, पतले तार का यूज किया जाता है। तो विद्युत का जो तार, फ्यूज का जो तार पिघलता है वहां पे कौन सा प्रभाव होता है, विद्युत का हीटिंग इफेक्ट होता है। उसमें प्रभाव के कारण विद्युत का तार पिघल जाता है। जब हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी उसके द्वारा फ्लो करता है तो वो गर्म होकर के पिघल जाता है। उसके बाद है फ्यूज तो हो गया, बल्ब और फ्यूज, ये सब क्या होता है, इसके अंदर से जब हम विद्युत का प्रवाह करवाते हैं तो ये गर्म हो जाता है। अब गर्म काहे हो जाता है, गर्म होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो होता है रेजिस्टेंस।
हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोध। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? प्रतिरोध कहते हैं। गर्म होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो आपको पता होगा प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है। जो तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। जो तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या करेगा? वो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करेगा, और विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करेगा तो वो धीरे धीरे क्या होता है? गर्म होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे गर्म होने लगता है, और गर्म होते होते जब बहुत ही ज्यादा धारा एक साथ फ्लो करने लगता है तो अचानक गर्मी के पाकर वो क्या होता है? तार पिघल जाता है। उसी तरह से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं विद्युत प्रेस, इसमें कॉइल लगाया जाता है तांबे के तार का। तो तांबा का तार जो होता है, कॉपर का तार था, हिंदी में उसको तांबा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हीटर या फिर क्या कहते हैं फ्यूज, ये सब में कॉपर का ही अधिकतर तार यूज किया जाता है। विद्युत हीटर जो होता है इसमें जो है कॉइल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कॉइल लगाया जाता है। ठीक है, ये कॉइल किससे बना होता है? विद्युत हीटर का जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है? विद्युत हीटर का जो कॉइल होता है वो किससे बना होता है? नाइक्रोम से बना होता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध जो होता है अत्यधिक उच्च होता है। तो विद्युत हीटर का प्रतिरोध किससे, कॉइल किससे बना होता है? नाइक्रोम के तार से बना होता है। विद्युत हीटर का जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम के तार से बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध उच्च होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध उच्च होता है, और उच्च प्रतिरोध होने के कारण बहुत ही हाई वोल्टेज को ये रजिस्ट कर पाता है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज रजिस्ट, जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे उतना ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, और उतना ज्यादा देर तक वो टिका रह पाएगा। अब उसमें यदि हम एल्यूमिनियम का तार दे देंगे, ठीक है, कहां पे? विद्युत हीटर के कॉइल में यदि हम एल्यूमिनियम का तार दे देंगे तो वो तुरंत पिघल जाएगा, क्योंकि उसको रजिस्ट करने की क्षमता उतना ज्यादा नहीं होता है। आप एल्यूमिनियम को घर में ही आप यदि पिघलाएंगे तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे वो पिघल जाएगा, लेकिन कॉपर उतना ज्यादा टेम्परेचर, कॉपर उस टेम्परेचर पे नहीं पिघलेगा, और नाइट्रोम उससे भी अधिक टेम्परेचर तक वो रजिस्ट कर पाता है। इसीलिए हम क्या किसका यूज करते हैं? नाइक्रोम का यूज करते हैं। और विद्युत बल्ब में हम किसका यूज करते हैं? बल्ब का फ्यूज किसका बना होता है? बल्ब का जो फ्यूज होता है, बल्ब का फ्यूज किससे बना होता है? तो बल्ब का फ्यूज बना होता है टंगस्टन से। बल्ब का फ्यूज किससे बना होता है? बल्ब का फ्यूज बना होता है टंगस्टन से। और इसका क्या, विद्युत हीटर का फ्यूज किससे बना होता है? नाइट्रोम से बना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है उसमें प्रभाव की खोज किसने की थी? जूल ने की थी। उसमें प्रभाव की खोज किसने की थी? जूल ने। अब इस प्रभाव के अनुसार क्या होता है? H इक्वल टू क्या हो गया? H हो गया यहाँ पे हीट। ठीक है, H क्या हो गया? उष्मा। तो किसी भी वस्तु के अंदर से कितनी उष्मा जा रही है ये हम कैसे पता करते हैं? तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला है, इसका हम यूज करते हैं। तो आई क्या हो गया? यहाँ पे धारा हो गया, आर क्या हो गया? उसका वस्तु का क्या प्रतिरोध है। ठीक है, जैसे कि किसी तार से होकर के हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करा रहे हैं तो तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, उस वायर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध कितना समय के लिए प्रवाह करवा रहे हैं? ठीक है, तो तब जाके हमारा क्या होगा? H उष्मा हमारा निकलेगा। ठीक है, अब कहता है इसकी खोज जूल ने की थी। खोज किसने की थी? जूल ने की थी। इसीलिए हम इसको जूल का प्रभाव भी करते हैं। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? जूल का प्रभाव भी करते हैं। ठीक है, अब कहता है 1 BTU बोर्ड ऑफ टेक्निकल यूनिट। तो 1 BTU इक्वल टू क्या होता है? 1055.06 जूल, या फिर 256 ग्राम कैलोरी, या फिर 256 ग्राम कैलोरी होता है। ठीक है, अब हमारा जो उपकरण है जो कि उसमें प्रभाव पे आधारित है उसके बारे में हम बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे कौन कौन उपकरण है?
तो क्या हो गया, पहले हम जो देखे थे, तो किसके किसके बारे में देखे थे, तो पहले देखे थे हम इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में, ठीक है, विद्युत प्रेस के बारे में, ठीक है, विद्युत प्रेस के बारे में देखते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आयरन या फिर इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस में क्या सब होता है, इसमें भी कॉइल लगा होता है, ठीक है, क्या लगा होता है, कॉइल लगा होता है। इसका शेप तो आप देखे ही होंगे घर में, ये इस शेप का होता है अधिकतर। ये पीछे एक हैंडल लगा होता है और यहां से वायर गया होता है। ठीक है, इसमें जो कॉइल लगा होता है किसका होता है, किसका, इलेक्ट्रिक आयरन का जो कॉइल होता है, इलेक्ट्रिक आयरन का कॉइल किससे बना होता है, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, निकेल और क्रोमियम से मिलकर क्या बना होता है, इसका जो कॉइल होता है निकेल और क्रोमियम से बना होता है। क्यों बनाते हैं निकेल और क्रोमियम से, तो निकेल और क्रोमियम का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होगा तो क्या होगा, गर्म होगा ज्यादा। ठीक है, अब देखिए निकेल और क्रोमियम से यूज करके हम इसका किसका प्रतिरोध किसका बनाते हैं, कॉइल इलेक्ट्रिक आयरन का बनाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर जो होता है, इसमें हम जो प्रतिरोध लगाते हैं वो हीट को कंज्यूम करने के लिए, मतलब हीट को जनरेट करने के लिए ही लगाते हैं। ठीक है, उसमें हमको हीट का काम होता है, इसलिए हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हीट हो। ठीक है, वहीं पे जो होता है क्या कहते हैं, हम जो खाना बनाने के लिए अब इंडक्शन यूज करते हैं, इंडक्शन में भी कॉइल लगा होता है। इंडक्शन में भी जो कॉइल होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, या फिर क्रोमियम का, उसमें भी यूज होता है। तो यहाँ पर जो ये क्या कहते हैं, विद्युत प्रेस हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, विद्युत हीटर। विद्युत हीटर जो होता है इसका कॉइल क्या जिससे बना होता है, नाइट्रोम और क्रोमियम से मिलकर इसका किसका, विद्युत हीटर का कॉइल बना होता है। अब देखिए विद्युत हीटर हो गया और विद्युत प्रेस हो गया, ये दोनों का जो कॉइल बना होता है, इसमें हमको विद्युत की आवश्यकता होती है, क्या कहते हैं, हीट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता, हीट की। हमको ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए होता है, और ज्यादा हीट चाहिए होता है तो इसको ज्यादा गर्म चाहिए, ज्यादा गर्म करना होगा, और ज्यादा गर्म कब होगा, जब उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, सीधा सीधा इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है तो प्रतिरोध दोनों का उच्च होगा। नाइट्रोम का भी क्या होगा, प्रतिरोध उच्च होगा तो जाके ये क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा तो ज्यादा, थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा गर्म होने में, लेकिन ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, और ज्यादा गर्म होगा तब तो हम इसका यूज कर पाएंगे कि कहीं पे आयरन करने में, या फिर कोई भी चीज को गर्म करने में, या खाना बनाते हैं इंडक्शन का यूज करते हैं, तो उसमें अभी हम खाना जो बनाते हैं तो उसको ज्यादा हीट चाहिए होता है।
तो वहां पे हम नाइक्रोम का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका प्रतिरोध ज्यादा है, और अत्यधिक प्रतिरोध होने के कारण उसका प्रतिरोध जब ज्यादा होगा तो वो ज्यादा हीट करेगा, तो हम उसका अच्छा से इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर जैसे प्रेस करने में इस्तेमाल कर पाते हैं, या फिर खाना बनाने में कर पाते हैं। वहीं पे यदि हम किसका क्या कहते हैं, यदि हम विद्युत फ्यूज है, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है, यदि हम फ्यूज में इसी का यूज कर दें, किसका, उच्च प्रतिरोध वाले मटेरियल का यूज कहां पे कर दें हम, फ्यूज में। यदि हम फ्यूज में किसका यूज कर देंगे, उच्च प्रतिरोध वाले मटेरियल का यूज कर देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हमारा जो क्या कहते हैं मटेरियल जो भी होता है वो ज्यादा हमको मिल्ट कर, मान लीजिए कोई भी हमारे पास मटेरियल है जिसका कि मोटे तार का हम यूज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे यदि हम नाइक्रोम के कोई तार का यूज कर दें फ्यूज के अंदर में, तो फ्यूज का अंदर का जो तार होता है वो हल्का मोटा होता है, और वो रिंग के रूप में होता है, क्या कहते हैं इसके, विद्युत हीटर के अंदर का, ये गर्म ज्यादा टाइम लेता है गर्म होने में। यदि फ्यूज के अंदर यही तार हम यूज कर देंगे तो वहां पे दिक्कत तो क्या हो जाएगी, तो फ्यूज को चाहिए होता है जब हल्का सा यदि ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो तुरंत मेल्ट कर जाए, लेकिन इसका गलनांक ज्यादा, इसका जो गलनांक होता है इसका नाइक्रोम और क्रोमियम का, नाइक्रोम और क्रोमियम का जो गलनांक होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है, क्या होता है, उच्च गलनांक। गलनांक उच्च होता है, इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है, और दूसरा बात क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। अब अभी जरा सोचिए, यदि उच्च गलनांक वाले कोई भी वस्तु को हम फ्यूज में अंदर यूज कर देंगे तो वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लेगा गर्म होके टूटने के लिए, और तो उतना तक जब तक में वो उच्च हीट प्रोड्यूस करके गर्म होके टूटेगा तब तक में तो हमारा बहुत सारा जो सामान है वो अप्लायंसेज है वो हमारा खराब हो चुका होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसका यूज कहाँ पे, फ्यूज के अंदर नहीं करते हैं, इसका यूज हम फ्यूज के अंदर नहीं करते क्योंकि इसका क्या है, गलनांक बहुत ही ज्यादा है, तो बहुत ही ज्यादा गलनांक होने के कारण ये टाइम ज्यादा लगेगा फिर सर्किट को ब्रेक करने में, इसीलिए नाइक्रोम का और क्रोमियम का यूज हम फ्यूज के अंदर नहीं करते हैं। फ्यूज के अंदर किसका यूज करते हैं, तांबे के पतले तार का यूज करते हैं, तांबे के पतले तार का यूज करते हैं जो कि बहुत ही अधिक पतला होता है, ठीक है। अब इसके विद्युत हीटर समझ में आ गया होगा, विद्युत प्रेस समझ में आ गया। विद्युत हीटर में किसका, विद्युत जो हीटर है उसके अंदर किसका यूज करते हैं, कॉइल के रूप में नाइक्रोम और क्रोमियम का। वहीं पे जो है निकेल और क्रोमियम का यूज किसके अंदर करते हैं, फ्यूज के अंदर। क्रोमियम दोनों जगह कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे निकेल का यूज करते हैं और यहाँ पे नाइक्रोम का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे और ही ज्यादा हीट को रजिस्ट करने की जरूरत होती है, इसीलिए ज्यादा गलनांक वाले मटेरियल नाइक्रोम का यूज कर लिया जाता है। यहाँ निकेल, इसमें उतना ज्यादा हीट नहीं होता है जितना कि हीटर के अंदर होता है, इसीलिए यहाँ पे निकेल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम फ्यूज के बारे में देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं फ्यूज तार के बारे में। फ्यूज तार क्या होता है, कहता है जो फ्यूज जो होता है ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कार्य करता है। क्या, किस पे कार्य करता है फ्यूज, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, ठीक है। यह मुख्यतः टीन और लेड के मिश्र धातु से बना होता है। सबसे बड़ा ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि फ्यूज मुख्यतः किस किस से बना होता है, तो टीन और लेड के मिश्र धातु से बना होता है। किससे बना होता है, मिश्र धातु से बना होता है। टीन और लेड के मिश्र धातु से बनाने का कारण क्या होता है, इसमें प्रतिरोध उच्च हो जाता है लेकिन इसका गलनांक कम हो जाता है। टीन और लेड के मिश्र धातु जो होते हैं इसका गलनांक कम होता है, मतलब ज्यादा हीट होने पर पिघल जाता है लेकिन प्रतिरोध इसका ज्यादा होता है, ठीक है। कहता है इसका प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। यही हमको चाहिए था फ्यूज में, क्योंकि यदि गलनांक हम उच्च कर देते तो फिर क्या होता, ज्यादा देर तक विद्युत का प्रवाह हो जाता, और ज्यादा देर तक हाई वोल्टेज प्रवाह होगा तो फिर हमारा जो भी अप्लायंसेज है वो तो डैमेज हो जाएगा, फिर इसको लगाने ना लगाने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमको ऐसा मटेरियल चाहिए था जिसका कि प्रतिरोध तो उच्च हो लेकिन गलनांक क्या हो, निम्न हो, ठीक है। इसीलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ये जो होता है 1 से लेकर के 10 एम्पियर तक के रेटिंग का होता है, 1 एम्पियर से लेकर के 10 एम्पियर तक का होता है। इसका जो उपयोग होता है ये विद्युत परिपथ की उच्च वोल्टेज, विद्युत परिपथ की उच्च वोल्टेज के सुरक्षा के लिए। विद्युत परिपथ का सुरक्षा किससे करता है, हाई वोल्टेज से। कौन, फ्यूज करता है। तो हाई वोल्टेज यदि अचानक से आ जाता है तो उससे ये क्या करता है, फ्यूज उस कंडीशन में फ्यूज में हाई ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगता है, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण उसका क्या होता है, गलनांक निम्न है। गलनांक निम्न है तो वो पिघल जाएगा, पिघल के टूट जाता है। पिघल के टूट जाने के कारण क्या होता है, हमारा जो सर्किट का प्रवाह होता है वो
ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने के कारण क्या हमारा जो भी अप्लायंसेस है वो डैमेज होने से बच जाता है। ठीक है, तो फ्यूज के बारे में आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, फ्यूज के बाद आप देखते हैं किसके बारे में, फ्यूज के बाद देखेंगे बल्ब के बारे में। तो बल्ब क्या होता है, मुख्यतः हम लोग जो बल्ब पढ़ेंगे वो अभी एक एलईडी नहीं, वो टंगस्टन बल्ब के बारे में। तो बल्ब जो होता है उसका जो अंदर का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता था। ठीक है, लेकिन टंगस्टन क्या होता था, वो जब हम उससे होकर के विद्युत का प्रवाह कराते थे तो वो क्या करता था, हवा से अभिक्रिया कर लेता था, और हवा से अभिक्रिया करके क्या करता था, अपने आप को जला लेता था। मतलब वो हवा से विक्रिया करके उसका जो कॉइल होता था वो जल जाता था। इसीलिए हम क्या करते थे, उसके अंदर आर्गन का गैस भर देते थे। इस तरह का बल्ब आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये जो बल्ब होता था इस तरह से मान लीजिए ग्लो कर रहा है, इसमें एक सिरा प्लस भी होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक है, ये फिलामेंट किससे बना होता था, टंगस्टन से। टंगस्टन बना हुआ फिलामेंट होता था। फिलामेंट के बाहर ये जो होता है, ये पूरा वैक्यूम नहीं होता था, इसके अंदर गैस भरी होती थी। कौन सा, आर्गन। अब आर्गन गैस ही क्यों भर देते, क्योंकि आर्गन गैस जो होता है वो अक्रिय गैस होता है, वो अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसमें कोई भी अक्रिय गैस भर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आर्गन गैस को भरा जाता था। ठीक है, तो ये फिलामेंट किसका होता था, टंगस्टन का। कौन सी गैस भरी होती थी, आर्गन की गैस भरी होती थी। आर्गन गैस क्यों भरा होता है, ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता। अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता, इसीलिए इसमें क्या भरा जाता था, आर्गन भरा जाता था। आर्गन की जगह या फिर नाइट्रोजन भी भरा जा सकता था। ठीक है, आर्गन या फिर नाइट्रोजन, इसका यूज हम करते थे किसमें, बल्ब के अंदर में इसको फिल करने के लिए। और इसका जो क्या कहते हैं, बाहर का सरफेस होता था ये वाला जो ब्लू कलर में बना है, ये किससे बना होता था, शीशा से, लेड से। ये बाहर का जो कवर होता था वो किससे बना होता था, शीशे का बना होता था। ये टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट होता था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो बल्ब का फिलामेंट किससे बना है, टंगस्टन का बना है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना है, टंगस्टन का बना होता था। अब यहां तक में आपको समझ में आ गया होगा, जो उसमें प्रभाव था ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये कौन सा नंबर था, चौथा नंबर था। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सा प्रभाव, आप देखेंगे हम विद्युतीय प्रभाव, तो उसमें प्रभाव हो गया। आप देखेंगे हम चुंबकीय प्रभाव, किसका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी भी वस्तु के द्वारा हम विद्युत का प्रवाह करवाते हैं कुछ देर तक, तो उसके अंदर का एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब उसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं चुंबकीय प्रभाव के बारे में। चुंबकीय प्रभाव क्या कहता है, जब किसी चालक से विद्युत धारा का हम प्रवाह करवाते हैं, जब किसी चालक से हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो क्या होता है, उससे होकर उसके चारों तरफ विद्युत धारा, जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मान लीजिए ये चालक है, इससे होकर जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। ठीक है, चारों ओर विद्युत धारा नहीं होगा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब किसी क्या कहते हैं, हम धातु से विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं कुछ देर के लिए, तो उसके बाद क्या होता है, उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हम कैसे पता करेंगे,
तो उसके लिए क्या करेंगे, यदि कोई भी वस्तु हो जिससे होगा हम विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं, तो विद्युत धारा की दिशा में हम अंगूठा को रखेंगे और वस्तु को ऐसे पकड़ेंगे। ये चारों उंगली जिस तरफ की ओर जा रही है उस क्षेत्र में क्या होगा, विद्युत धारा के अंगूठा जो होगा विद्युत धारा की तरफ होगा, जिस तरफ विद्युत धारा प्रवाह कर रही है। और चार उंगली जो है ये किसको दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। मतलब इसके चारों तरफ इस तरफ जो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, कहते इसका खोज किसने किया था, एच.सी. ओस्टियार्ड ने किया था। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, एच.सी. ओस्टियार्ड ने की थी। अब कहता है चुंबकीय प्रवाह पे कार्य करने वाले उपकरण कौन कौन से हैं। तो हमारे घर में जो जनरली आप देख सकते हैं वो है पंखा हो गया, जो पंखा हम घर में यूज करते हैं वो भी, या फिर विद्युत की घंटी हो गई, मोटर जो हमारा चलता है, मोटर के अंदर भी कॉइल लगा होता है। तो ये दोनों कॉइल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र एस और एन पोल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करने के कारण वो क्या होता है, मूव कर पाता है। ठीक है, उसका अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, पंखा होता है, सब के अंदर कौन सा प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव। सारा चुंबकीय प्रभाव। जब पूछेगा जो क्या कहते हैं मोटर किस प्रभाव पे काम करता है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। फैन किस प्रभाव पे कार्य करता है, तो फैन भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। चुंबकीय प्रभाव में क्या होता है, एक पोल एस पोल होता है, दूसरा एन पोल होता है। तो एस पोल और एन पोल दोनों चेंज होते हैं, उसके कारण क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल करने के कारण क्या होता है, एस मान लीजिए ये एस पोल है और ये एन पोल है और बीच में ऐसे लगा हुआ है, और बीच में जो कॉइल होता है ना, मान लीजिए ये ऐसे एस, एक लाल वाला को एस पोल मान लीजिए और ये इसको एन पोल मान लीजिए, और ये ऊपर वाला एन पोल है, नीचे वाला क्या है, एस पोल है। ठीक है, अब एन पोल के सामने में यदि हम एस पोल को लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको क्या कहते हैं, एन पोल के सामने में एन पोल को रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, पीछे की ओर धक्का देगा। धक्का देने के बाद ये क्या करेगा, जैसे ही धक्का देता है तो ये नीचे की ओर मूव करता है। जैसे ये लाया, ये जब ऊपर वाला जो क्या होता है, यदि ऊपर वाला भी यदि एन पोल है और ये भी एन पोल ऊपर में आ गया, दोनों को रिपेल करेगा। रिपेल करने पे ये नीचे की ओर मुड़ता है। ठीक है, और नीचे जाने पर ये क्या, फिर ये चेंज होते रहता है, इसी तरह से एक दूसरे को मूव करवाते रहता है। ठीक है, और दोनों का जो पोल है वो हर सेकंड वो चेंज होते रहता है। कुछ देर के लिए एन पोल बनता है, फिर एस पोल बनता है, फिर एन पोल या एस पोल। यदि दोनों सेम रह जाएगा फिर तो वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसमें मोटर जो होता है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। उसमें एस पोल एन पोल का जो होता है कहते हैं चेंज होते रहता है दोनों पोल, फिर उसी के क्या कहते हैं अट्रैक्शन और रिपेल होने के कारण ये क्या करता है, मूव कर पाता है। ठीक है, तो पंखा हो गया, मोटर हो गया, विद्युत का घंटी, जो विद्युत घंटी अभी तो आप लोग बहुत देखे होंगे मंदिर सब में इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं बेल लग गया है, पूजा करते समय पुजारी उसको बजाते हैं। तो विद्युत घंटी इलेक्ट्रिक बेल होता है वो भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। वोल्ट मीटर, आमीटर, ये भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। जिस भी कहते हैं धातु से होकर के हम विद्युत धारा प्रवाह कराएंगे उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जिस भी क्या कहते हैं वायर से होकर के हम विद्युत धारा प्रवाह करवाएंगे उसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। उसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ही ये सब हो पाता है, जैसे मोटर का घूमना, विद्युत घंटी का बजना। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम किसी भी चीज को मेजर कर पाते हैं, वोल्टेज मेजर कर पाते हैं, एमीटर से करंट मेजर कर पाते हैं, पंखा का घूमना, ये सब किसके कारण हो जाता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रासायनिक प्रभाव क्या होता है, किसके, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो होता है वो आपको क्या कहते हैं, किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्शन करने में यूज किया जाता है। ठीक है, और भी उसकी कौन कौन प्रभाव है उसके बारे में अब देखते हैं। अब आगे देखते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या क्या है। ठीक है, कहता है जब किसी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, जब किसी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो अम्ल में घुले हुए पदार्थ के अवयव अलग अलग विभक्त हो जाते हैं। अम्ल के अंदर जो जो पदार्थ के अवयव मिले होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक पॉजिटिव वाले होते हैं, एक निगेटिव वाले होते हैं। जब उसके अंदर हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वही कहता है जो जब घुले पदार्थ के अवयव क्या हो जाता है, अलग अलग क्या होता है, विभक्त हो जाता है, अलग अलग टूट जाता है। ठीक है, यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। यह किसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहते हैं, प्रभाव करते हैं। ठीक है,
इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। इस विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज माइकल फैराडे। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने की थी। जिस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है उस वह अपघटक कहलाता है। जिस भी विलयन के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस भी विलयन के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक अपघटक। जैसे मान लीजिए कोई भी विलयन एक ले लीजिए H2SO4। H2SO4। अब H2SO4 के अंदर हम क्या करेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे। H2SO4 एक विलयन है, इसके अंदर हम विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? अपघटक कहेंगे। इसको क्या H2SO4 हमारा क्या हो जाएगा? अपघटक हो जाएगा। अपघटक में धारा का प्रवाह धनायन तथा ऋणायन के कारण होता है। इसमें क्या हो? H एक क्या कहते हैं, एक जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए O वाला जो टर्मिनल होगा और H वाला क्या होगा? पॉजिटिव का होगा। O वाला निगेटिव है, ठीक है, H पॉजिटिव है। इसी के कारण क्या हो रहा था? विद्युत धारा का प्रवाह होता था कि तो इसमें एक निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। निगेटिव वाला पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, पॉजिटिव वाला निगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। उसी के कारण इसमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह हो पाता है, ठीक है। अपघटक में धारा का प्रवाह धनायन तथा ऋणायन के कारण हो पाता है। और दूसरा बात क्या होता है? जब अपघटक का हम तापमान को बढ़ाएंगे, अपघटक का तापमान को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? अपघटक का जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो इसका जो क्या कहते हैं प्रतिरोध होता है, तापमान के बढ़ाने, अपघटक के तापमान को बढ़ाने पे क्या होगा? इसका प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा और चालकता क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या कहता है? अपघटक का तापमान यदि हम बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा अपघटक क्या था? H2SO4 था। यदि हम तापमान इसको हम गर्म कर देंगे, ठीक है, H2SO4 को गर्म कर देंगे, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जो प्रतिरोध था पहले उससे वो घट जाएगा। और क्या होगा? जब प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या, जैसे ही तापमान बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध घट जाता है और चालकता क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखेंगे जो ये विद्युत धारा का जो ये रासायनिक प्रभाव है ये किस किस पर लागू होता है, ये किस किस पर लागू होता है, ठीक है। अब उसके बारे में देखते हैं। तो पहला तो लागू होता है किस पे? सेल पे, ठीक है, सेल पे। फिर विद्युत क्या कहते हैं? विद्युत लेपन पे, धातु निष्कर्षण में होता है। पहला किसमें यूज होता है? सेल के अंदर यूज होता है। फिर विद्युत धातु निष्कर्षण में यूज होता है। तीसरा किसमें होता है? विद्युत लेपन में। चौथा किसके अंदर यूज होता है? चौथा इसका यूज होता है विद्युत मुद्रण में।
तो विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग पहला सेल के अंदर होता है, जो बैटरी होता है हमारा उसके अंदर रासायनिक जो चीजें ही डाली होती है उसकी उसी का हम यूज करके क्या करते हैं, विद्युत धारा का हम निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद धातु के निष्कर्षण में, विद्युत का लेपन में, विद्युत के मुद्रण इत्यादि में हम किसका यूज करते हैं? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का यूज करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो होता है इसके लिए एक फैराडे का लॉ भी है। ठीक है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे सेल का टाइप्स। अब हम देखते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या होते हैं। फैराडे का जो विद्युत अपघटन नियम होता है वो क्या करता है, जब किसी भी विद्युत अपघटन की क्रिया में, जब किसी भी क्या कहते हैं अपघटन के अंदर भी हम विद्युत का प्रवाह करवाते हैं, तो किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान, इसमें एक टर्मिनल कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। कहता है कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान जो होता है वो अपघटन में प्रवाहित आवेश के बराबर होता है। अपघटन में कितना आवेश, कितना विद्युत धारा प्रवाह हुआ है, जितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाह होगा उतना ज्यादा कैथोड पर धातु मिलेगी, और जितना कम विद्युत धारा प्रवाह होगा उतना कम विद्युत उस पे धातु मिलेगा। ठीक है, जितना कम विद्युत धारा प्रवाह होगा उसमें उतना कम ही इसमें क्या कहते हैं धातु इसमें मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, m जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, q का। m क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, q क्या हो गया, चार्ज हो गया, और q इक्वल टू फॉर्मूला होता है q इक्वल टू i इंटू टी। ठीक है, समय गुना क्या कहते हैं धारा गुना समय होता है। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं i इक्वल टू टी का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट z आ जाएगा, तो m इक्वल टू z i t, m इक्वल टू z i t, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम का फॉर्मूला होगा m इक्वल टू z i t। अब देखिए यहाँ पे जो विद्युत अपघटन होता कैसे है, यह एक क्या कहते हैं बीकर ले लिए, ये रेड कलर का बना हुआ ये क्या बीकर है। ठीक है, इस बीकर में हम अपघटन डाल दिए, और अपघटन में दो प्लेट लेते हैं, एक इधर का इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव अधिकतर ब्रास का बना होता है और पॉजिटिव कॉपर का हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसको हम जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इसके अंदर जो भी अपघटन मौजूद होता है उसमें पॉजिटिव वाला क्या होता है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव वाला किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर H2O है, क्या है, H2O है, H2 में O पे नेगेटिव रहता है और H पे क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। H किसके तरफ जाएगा, इसके तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। O किसके तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। O किसके तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। उसी तरह H2SO4 यदि रहेगा तो O पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो O वाला किसके तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। ठीक है, और यहीं पे S वाला है, S पे कितना, S और H जो होता है, S और H किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल, इसके तरफ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। उसी तरह जब विद्युत लेपन करते हैं तो इसमें कोई भी क्या कहते हैं धातु लेपन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, इसके अंदर कोई धातु की प्लेट जिसका हम लेपन किया जाना है, जैसे कि मान लीजिए किसी के ऊपर निकेल की परत चढ़ाना है, निकेल का लेपन करना है, तो ये प्लेट हम निकेल का ले लेंगे, निकेल की परत इधर ले लेंगे, इधर वाला मान लीजिए हमको निकेल की परत किसके ऊपर चढ़ाना है, तो मान लीजिए आयरन के ऊपर चढ़ाना है, Fe पे चढ़ाना है, ये एक प्लेट Fe का होगा। ठीक है, इसका निकेल का जो एक्सट्रैक्शन होगा ये जाके इसके ऊपर, इसकी निकेल की परत इसके ऊपर चढ़ती जाएगी, ऊपर चिपकती जाएगी, उसका एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, इसका निकेल की परत इसके ऊपर एक निकेल की परत जमा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कहते हैं अपघटन के अंदर किस तरह से ये क्या कहते हैं विद्युत धारा का जो क्या कहते हैं फैराडे नियम जो लागू होता है अपघटन के अंदर किस तरह से ये चल रहा होता है। ठीक है, इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, फिर उससे अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद बच गया था किसके बारे में, सेल के बारे में। सेल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। विद्युत का जो सेल होता है, सेल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल। सेल को हम बैटरी भी कहते हैं।
एक होता है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल जिसको हम द्वितीयक सेल कहते हैं। प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल में क्या अंतर है? कहते हैं प्राइमरी सेल जो हम घर में अब रिमोट का बैटरी जो होता है या फिर क्या कहते हैं घड़ी का बैटरी सब जो होता है, ये हमारा प्राइमरी सेल है। इसमें यदि हम एक बार उसको यूज कर लिए दोबारा हम उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको प्राइमरी सेल को हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते थे, लेकिन द्वितीयक सेल जो होता है उसको हम दोबारा चार्ज कर लेते हैं। द्वितीयक सेल में कौन कौन होता है? द्वितीयक सेल जो होता है हमारे मोबाइल के अंदर लगा हुआ बैटरी होता है क्या, और जो भी सेल जिसको कि हम दोबारा चार्ज करके यूज कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल में यही हमारा डिफरेंस होता है, ठीक है। और प्राइमरी सेल जो होता है ये क्या कहते हैं डेनियल सेल, लेप्लास सेल या इत्यादि से बना होता है। और ये द्वितीयक सेल किससे बना होता है? द्वितीयक सेल जो होता है लेड एसिड सेल होता है। द्वितीयक सेल कौन सा सेल होता है? लेड एसिड सेल होता है। इसको हम एक बार जहां यूज कर लिए फिर इसका हम दोबारा चार्ज करके दोबारा यूज कर लेते हैं द्वितीयक सेल का, लेकिन प्राइमरी सेल को हम एक ही बार यूज कर पाते हैं, ठीक है। और ये कम वोल्ट का होता है, ये 1 वोल्ट या 1.8 वोल्ट तक का होता है। इसका जो वोल्टेज होता है 1.8 1.9 इसके आसपास का होता है। लेड से एसिड सेल जो होता है ये 2 वोल्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसी को बहुत सारा सेल को एक साथ मर्ज करके क्या बनाया जाता है? बैटरी बनाया जाता है। बहुत सारे सेल को एक साथ मर्ज करके क्या बनाया जाता है? बैटरी बनाया जाता है। तो आज तक यहीं तक था आज का।